इमरान खान साहब को 31 साल की कैद सुना दी गई है। पहले तोशाखाना रेफरेंस 1 के अंदर उन्हें 3 साल की सज़ा हुमायूं दिलावर ने सुनाई थी। साइफर केस के अंदर 10 साल की सज़ा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना दी गई। तोशाखाना पार्ट 2 के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को फिर 14 साल की सज़ा सुना दी गई। इस मुल्क का 100% अवाम ये समझती है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई, और ये कुछ ताकतवर लोगों की तरफ से फिर एक पैगाम है कि हम इस मुल्क की जान नहीं छोड़ रहे। इस मुल्क की आर्मी ने इस मुल्क पर 4 मार्शल लगाकर 4 दफ़ा इस मुल्क का आइन तोड़कर कोई इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। हिटलर ने होलोकॉस्ट करवाया और हज़ारों लाखों यहूदियों को कत्ल करवा दिया। अयूब खान को किसी ने कहा कि तुम कुत्ते हो, तो उसने क्या किया कि प्याली तोड़ दी और कहा कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, और उसने हुकूमत छोड़ दी। तो इलेक्शन का सुनते के साथ ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं। तो फिर मुझे काटने में आसानी होती है कि अगर 8 फरवरी को टर्नओवर ज़्यादा होता है तो इलेक्शन में धांधली करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अगर 70% के करीब पब्लिक निकल आई अपने घरों से 8 फरवरी को और सब ने वोट कास्ट किया, तो ये धांधली करने वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 फरवरी से पहले 3 केसेस का फैसला पिछले 5 दिनों में आया। अगर आपको लगता है इमरान खान साहब इस मुल्क को बचा सकते हैं, पीटीआई को वोट कास्ट करें। 2017 के अंदर नवाज शरीफ साहब को सजा सुना दी गई। दिस sort of bullshits must be end and Pakistan must be get out of crisis that prevails in the last 77 years of the history of the Pakistan। और जब तक ये जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 दिनों के अंदर इमरान खान साहब को 31 साल की कैद सुना दी गई है, और आप लोग ये बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत से गए हैं तब से उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। पहले तोशाखाना रेफरेंस 1 के अंदर उन्हें 3 साल की सज़ा हुमायूं दिलावर ने सुनाई थी, और उसके बाद साइफर केस के अंदर 10 साल की सज़ा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना दी गई। उसके बाद तोशाखाना पार्ट 2 के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को फिर 14 साल की सज़ा सुना दी गई, और अब एक इद्दत केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बेगम को फिर 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों इसकी डिटेल्स क्या हैं वो शायद आप जानते ही होंगे और मैं सेपरेट वीडियो में बता दूं, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इन केसेस की डिटेल्स के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि 8 फरवरी की मुनासबत से आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात करना है। जिस तरह ये सज़ाएँ सुनाई गई और जिस भोंडे तरीके से ये ट्रायल किया गया, पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत ले या ना ले, लेकिन ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त जिस तरह ये ट्रायल चलाया गया और जिस घटिया तरीके से और जिस बदनीयती के साथ ये सज़ाएँ सुनाई गई, इस मुल्क का 100% अवाम ये समझती है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई। और ये ज़्यादती का सिलसिला हम ये ना समझें कि ये किसी एक फ़र्द के साथ हुआ है, बल्कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ हुआ है, और ये हमें हमेशा की तरह से एक नई बार सेट कर दी गई है। कुछ ताकतवर लोगों की तरफ से फिर एक पैगाम है कि हम इस मुल्क की जान नहीं छोड़ रहे। और जो कोई इंसान, देखें इमरान खान साहब चूँकि एक इंसान है, हो सकता है उनसे कुछ गलतियाँ हुई हों, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सज़ा भी एक पाकिस्तान की 77 साल की तारीख की एक कड़ी है, ये बताने के लिए कि हम मजबूत हैं, हम जो मर्ज़ी चाहें वो करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं। हम इसी तरह ही सियासत में पोलराइजेशन फैलाते रहेंगे, लोगों को लड़वाते रहेंगे, जो हमसे जिसकी राय हमारे साथ मैच नहीं करेगी उसको हम सज़ा देंगे और हमेशा की तरह एक इबरत का निशान बना देंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। तो जब मैं छोटा था तो हम लोग अक्सर सोचते थे कि 77 सालों में किसी वज़ीर आज़म ने अपना दौर मुकम्मिल नहीं किया। शायद ये तमाम लोग नाअहल, बेईमान, इनकॉम्पिटेंट और अपने सेल्फिश किस्म के लोग हों, शायद इस वजह से ये अपना दौरे हुकूमत मुकम्मिल ना कर सके और बार बार ये पाकिस्तान की आर्मी के अंदर मदाखलत करते हों, जिससे पाकिस्तान की आर्मी भी परेशान हो और वो ये समझते हों कि ये लोग इस मुल्क के लिए ख़तरा हैं, तो लिहाजा इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। फिर मैंने बचपन में, और वैसे भी हम 14 अगस्त पे देखते थे कि F-16 जहाज़
एक जहाज़ यहाँ से आ रहा है, दूसरा जहाज़ वहाँ जा रहा है, तो मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि शायद ये मुल्क पाकिस्तान की आर्मी ने किसी जंग के ज़रिए हमें जितवाया है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने चीज़ों को पढ़ा तो मुझे ये बात पता चली कि हकीकत ये नहीं है। हम तो फिर ये भी समझते थे इस मुल्क की आर्मी ने इस मुल्क पर 4 मार्शल लगाकर 4 दफ़ा इस मुल्क का आइन तोड़कर कोई इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। तो ये कुछ सवालात मेरे जहन के अंदर जब से मैं छोटा था तब से चलते गए और यही चीज़ें आप लोग अपने टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखते रहे। लेकिन फिर मैंने एक कोटेशन पढ़ी और मैं आप लोगों के साथ भी वो कोटेशन शेयर करूँगा कि तालीम ये नहीं है कि ये बात पढ़ना कि हिटलर ने होलोकास्ट करवाया और हज़ारों लाखों यहूदियों को कत्ल करवा दिया। तालीम ये है कि हिटलर ने अपने मुल्क के तमाम लोगों को कैसे कन्विंस किया कि यहूदियों को मारना ज़रूरी है, क्योंकि यहूदियों को तो उसने अपने हुक्म पे मारना, उसने फिजिकली जाकर एक एक को कत्ल तो नहीं किया, उसने एक ऑर्डर ही किया ना कि सबको कत्ल कर दिया जाए या जिस तरह मामलात को चलाए जाएं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अवाम को कन्विंस किया जाए कि इन तमाम लोगों का मरना जर्मनी के लिए किस कदर ज़रूरी है। तो फिर मुझे समझ आई कि अवाम की ताकत क्या है। हिटलर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अवाम को वो कैसे कन्विंस करे कि इन तमाम लोगों को मारना जर्मनी के लिए ज़रूरी है और अगर इन तमाम यहूदियों को इनका सफाया ना किया गया, इन्हें कत्ल ना किया गया, तो शायद ये जर्मनी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। दोस्तों, यही काम इस 77 साल के अंदर इस मुल्क के आमिरों ने किया। चूँकि हमारे बड़े इतने पढ़े लिखे नहीं थे और उस ज़माने के अंदर हम बचपन से अब तक अयूब खान के किस्से सुनते थे कि किसी ने अयूब खान को कहा कि तुम चोर हो, शायद मेरा ख्याल है किसी ने उसे कुत्ता कह दिया अयूब खान को। बचपन से हमारे बड़े हमें किस्से सुनाते थे कि अयूब खान को किसी ने कहा कि तुम कुत्ते हो, तो उसने क्या किया कि प्याली तोड़ दी और कहा कि हाँ मैं कुत्ता हूँ और उसने हुकूमत छोड़ दी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इस मुल्क के अंदर अगर सकूत ढाका हुआ और बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ तो इसका जो मरकज़ी किरदार था वो अयूब खान था। अगर इस मुल्क के अंदर मादरे मिल्लत को गद्दार करार दिया गया और इलेक्शन को चोरी किया गया तो उसका ज़िम्मेदार भी अयूब खान था। एक लतीफ़ा बहुत मशहूर है कि एक दिन एजेंसियाँ, एक दिन कुछ इदारे के लोग जनरल ज़ियाउल हक के हुजाम को उठा कर ले गए। उन्होंने हुजाम से पूछा कि तुम बार बार जनरल साहब से क्यों पूछते हो कि इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे, तुम्हें क्या मसला इलेक्शन होना हो, तुम नहीं जानते कि इस मुल्क के लिए इलेक्शन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो उसने कहा कि मामला ऐसा है कि मैं जब भी जनरल ज़ियाउल हक साहब के बाल कटिंग करने के लिए आता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ इलेक्शन कब होंगे, तो इलेक्शन का सुनते के साथ ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं, तो फिर मुझे काटने में आसानी होती है। इस वजह से मैं उनसे बार बार पूछता हूँ कि भाई इलेक्शन कब होंगे। खैर ये तो लतीफ़ा था, जो मेन बात है वो समझने की जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अहम हैं, आपका वोट भी अहम है। अगर आपका वोट अहम ना हो और इस इलेक्शन में धांधली करना इस कदर आसान हो तो इस मुल्क के डिक्टेटर मार्शल लॉ का वक्त हो या बाद में भी इलेक्शन से क्यों इतने खौफजदा हों। और हमेशा से ताकि मसला ये है कि अगर 8 फरवरी को टर्नओवर ज़्यादा होता है तो इलेक्शन में धांधली करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। देखें, थोड़ी बहुत धांधली तो पूरी दुनिया में अमेरिका के इलेक्शंस में भी होती हैं, इलेक्शन तो कहीं पे भी 100% साफ शफाफ नहीं होते। लेकिन अगर 70% के करीब पब्लिक निकल आई अपने घरों से 8 फरवरी को और सब ने वोट कास्ट किया तो ये धांधली करने वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उन्हें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा धांधली करनी पड़ेगी ताकि इलेक्शन को रिग्ड किया जा सके। अब सवाल पैदा होता है कि मैं ये तमाम वाक़यात क्यों बता रहा हूँ, इन तमाम वाक़यात का आज के दौर क्या रिलेशन है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको ये बात। तो जनाब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हिटलर के लिए यहूदियों को मरवाना आसान था, उन्हें आवाम को कन्विंस करना मुश्किल था। इन यहूदियों का मरना जर्मनी के लिए किस कदर ज़रूरी है। इसी तरह ही जब इमरान खान साहब को इस हुकूमत से निकाला गया, उनकी चलती हुकूमत को घर भेजा गया, तो कौम को ये बताना ज़रूरी है कि अगर इमरान खान साहब होते तो ये मुल्क तबाह हो जाता, इसकी इकॉनमी तबाह हो जाती। और ये जो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, ना ये फाइनेंशियली ठीक हैं, ना ये मॉरली ठीक हैं और ये एंटी स्टेट भी हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर 8 फरवरी से पहले 3 केसेस का फैसला पिछले 5 दिनों में आया। एक केस साइफर केस के अंदर ये साबित किया गया कि ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। तोशाखाना के अंदर ये साबित किया गया कि ये ईमानदारी का नारा लगाते हैं लेकिन ये तो खुद ईमानदार नहीं है। और इद्दत केस के ज़रिए ये बात साबित की गई कि ये मॉरली करेक्ट नहीं है, ये
ये जो मॉरल्स की बात करते हैं ये इस बात के अहल ही नहीं है कि रियासत मदीना का नारा लगा सकें। तो ये इन तमाम केसेस के फैसलों की जो टाइमिंग है वो कौम को कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था, तो लिहाजा हमने उसे उतार दिया। अब तमाम लोगों को जो मेरा मैसेज है और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो आप तमाम लोगों से वो ये है कि 8 फरवरी को निकलें घरों से और वोट कास्ट लाजमी करें। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं PMLN इस मुल्क के लिए अहम है, PMLN इस मुल्क की डेवलपमेंट के काम कर सकती है, PMLN को वोट कास्ट करें। अगर आपको लगता है इमरान खान साहब इस मुल्क को बचा सकते हैं, PTI को वोट कास्ट करें। और खुदारा अगर आपको इन बड़ी सियासी जमातों या कोई सियासी जमात में से कोई ऐसी जमात नहीं लगती जिसको आप वोट कास्ट कर सकें, तो आप कैंडिडेट को देखकर वोट कास्ट करें, लेकिन खुदारा वोट कास्ट लाजमी करें। अब सवाल पैदा होता है कि ये तमाम मसले मसाइल का हल क्या है, ये मसले हल कैसे होंगे। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, 2017 के अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुना दी गई। मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को गलत सज़ा सुनाई गई थी। इसके नतीजे में सफ़र किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने, और सबसे बढ़ के इस मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क पाकिस्तान ने सफ़र किया। अब जब PMLN का वोटर नवाज शरीफ साहब से पूछेगा, नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछेगा कि देखें भाई, आपके साथ अगर इंतकामी कार्रवाई हुई, आपके साथ इंतकामी सियासत हुई, तो इसके नतीजे में अल्टीमेट नुकसान किसने उठाया? पाकिस्तान ने। तो जब इसी तरह की इंतकामी सियासत इमरान खान के साथ की जाएगी तो उसका नुकसान कौन उठाएगा? पाकिस्तान। तो दिस sort of bullshits must be end and Pakistan must be get out of crisis that prevails in the last 77 years of the history of the Pakistan। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इस तरह की इंतकामी सियासत से बाहर आएँ और तमाम कोई भी सियासी लीडर को सियासी बुनियादों पर जेल में ना डाला जाए, सज़ाएँ ना दी जाएँ, क्योंकि इससे इस मुल्क का निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा और ये कमज़ोर जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाएगी। और जब तक ये जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इस मुल्क के मसाइल सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आप घरों से निकलें 8 फरवरी को और वोट कास्ट लाजमी करें, क्योंकि इस मुल्क की बका इस मुल्क में होने वाले इलेक्शन से ही है। वरना अगर ये इलेक्शन भी ठीक ना हो सका तो शायद इस मुल्क की जमहूरियत इस कदर कमज़ोर हो जाएगी कि फिर हमारे पास मामलात जो अब मामलात हैं उससे भी ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह ही जो PMLN का वोटर है, PMLN के वोटर के साथ साथ जो PTI का वोटर है, ये किसी भी सियासी जमात का वोटर है, जब वो तमाम लोग वोट कास्ट करेंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे और अपने तमाम नुमाइंदों से जिनको वोट कास्ट कर रहे हैं मुतालबा करेंगे कि हमें इस तरह की इंतकामी सियासत, इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से इस मुल्क को बाहर निकालना है, ताकि हम मिलजुल कर इस मुल्क के मसले हल करें, तभी पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी। आप देखेंगे 77 सालों में पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा आज़ाद हुआ है और इंडिया की जमहूरियत मजबूत होने की वजह से आज इंडिया कहाँ पर खड़ा है। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और पाकिस्तान कल भी डिफ़ॉल्ट के करीब था, आज भी डिफ़ॉल्ट के करीब है। और सियासतदान इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि मैंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला, दूसरा सियासतदान कहता है कि नहीं, इसी की वजह से ही मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। तो जब तक हम इस इलेक्शंस को और इस तरह के छोटे छोटे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से की सियासत करेंगे, तब तक हमारी ना जमहूरियत मजबूत होगी। कहने को तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मसले मसाइल, तमाम दहशतगर्दी, तमाम पाकिस्तान की इस वक्त की इकॉनमी का ज़िम्मेदार इंडिया, इसराइल, अमेरिका है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आज आप देखें कि इंडिया ने अपने मिनी बजट के अंदर मालदीव के लिए 700 करोड़ रखे, अफगानिस्तान के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान 1990 से अब तक एक एड बेस इकॉनमी चला रहा है। हम बात करते हैं कि मोदी ने गुजरात में बड़े मुजालिम किए। आप देखें 10th गुजरात समिट वहाँ पर हुआ है। मुस्लिम ममालिक जो बात तो पैलेस्टाइन के हक़ में करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एतमाद है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एक मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम है। वहाँ पर उनकी की गई इन्वेस्टमेंट साफ़ हाथों में है और उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत किए जाएं और इंडिया के साथ बेहतर दोस्ती की जाए। यही वजह है कि आज ईरान भी इंडिया से दोस्ती करना चाहता है, अफगानिस्तान भी इंडिया से दोस्ती करना चाहता है और UAE इंडिया का 8वां बड़ा इन्वेस्टर है। तो लिहाजा इंडिया में इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद इसी साल, तो हमें चाहिए कि कम से कम हम तमाम लोग मिलजुल कर फैसला करें कि हम वोट कास्ट करेंगे, वोट की हिफाजत करेंगे, इस
कमज़ोर जमहूरियत को मजबूत जमहूरियत मिलकर बनाएंगे और मिलकर इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।